राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, वणकम। रवि रंजन सिंह आपकी सेवा में एक बार फिर। आज सर्वोदय दिवस है, महाबलिदान दिवस है। हमारे 3 महाबलिदानियों को आज के दिन सूली पे चढ़ाया गया था। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको शत शत प्रणाम। आज इतने वर्ष बाद जहां भारत की राजधानी दिल्ली में मोहनदास के नाम पर राजघाट है, वो जिहादी क्या नाम, जवाहरलाल के नाम पे शांतिवन है, और पता नहीं किसके नाम पे क्या क्या है। इतनी जगह घेर रखी है। हालांकि कुछ जगह वहां पे चौधरी साहब को भी मिल गई, किसान घाट, बाबू जगजीवन राम जी को भी मिल गई, अच्छी बात है। और बहुत सारे देश, मैं कुछ बोलूंगा, एक परिवार और एक वंश और सत्ता लोभी और जो अपने को पता नहीं उसको किसने बाप बना दिया, उन लोगों को भी बड़ी सारी जगह वहां मिली है। तो वहां पे इस महाबलिदानियों को, इस त्रिमूर्ति को वहां जगह क्यों नहीं? हमारी सरकार से ये मांग है कि जहां इतने सारे घाट बना रखे हैं वहीं पे इनके लिए भी जगह होनी चाहिए, इनके नाम से लोग जाए। म्यूजियम होना चाहिए दिल्ली में, डेडिकेटेड, उसका नाम 23 मार्च म्यूजियम या कुछ भी हो सकता है, जहां पे 30 जनवरी मार्ग है, शायद कुछ उस दिन भी कुछ अच्छा बुरा हुआ होगा, वहां पे 23 मार्च मार्ग क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। 30 वो क्या है, वो हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो खाली रवि रंजन सिंह के मांग करने से नहीं होगा, हम सबको ये मांग करनी है। अभी एक फैशन सा चल गया है भगत सिंह के बारे में शब्द अभिशब्द प्रयोग करने का। पहला इंटेलेक्चुअल अटैक हुआ, यानी, और दूसरा अपशब्दों का अटैक। इंटेलेक्चुअल अटैक यानी बौद्धिक हमला, बौद्धिक आक्रमण, ये तो उस समय की अंग्रेज सत्ता ने कर दिया था। कभी उसको लेफ्ट का बता के, कभी भगत सिंह जी को कुछ बता के, कभी ये बता के। भगत सिंह एक सिख परिवार में जन्मे, और इसलिए कहा जाता है कि उनके पास जो पुस्तकें निकली उसमें वो लेनिन या मार्क्स वार्क्स के जो भी थे ये लोग, उनकी भी पुस्तकें थी, मगर और भी पुस्तकें थीं। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने पहले भी पढ़ा है, फिनलैंड को, कालावेलाउड की एक पुस्तक है, और वहाँ पे उन्होंने कैसे सोवियत यूनियन से अपने को अलग किया। इतनी बड़ी फोर्स नहीं थे कि वो उनके साथ लड़ सकते। लेनिन से कैसे उन्होंने बात करी, अपनी बात प्रेजेंट करी और लिया। तो मैं फिनलैंड का जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है, बिना गोली चलाए जो उन्होंने सोवियत यूनियन से
हासिल किया। हालांकि उन्होंने एक अपनी वाइट आर्मी भी रखी हुई थी, बाद में एक रेड आर्मी उसके अपोजिट आई और जिसको बाद में सोवियत यूनियन ने कुछ हद तक बैक भी करा। परंतु उन्होंने कैसे सोवियत यूनियन से अपनी स्वाधीनता ली, टेबल पे रख के बात करी, मैं उसका बड़ा कायल हूं। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनका अनुयायी हो गया। ठीक है, भगत सिंह जी ने बहुत कुछ पढ़ा और अगर वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो उनके सबसे ज़्यादा करीबी थे, सिक्खी से भी वो इन्फ्लुएंस थे, वो आर्य समाज से भी इन्फ्लुएंस थे, ऐसा कहा जाता है। और वो सोशलिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे। अगर वो सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, जो सोशलिज्म का असली मतलब होना चाहिए, देन ही वाज अ सिख। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते थे, ही वाज अ सिख। अगर जीनोलॉजी सुपीरियरिटी यानी वंशवाद की उच्च होना, वंश की वजह से उच्च होना या नीच होना, इसके विरोध में अगर बात करें, वो भी सिखी है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा, वंशवाद का को ऊंच या नीच से देखना अलग है, मगर वंश की विशेषता एक अलग चीज है। वो विशेषता ना तो किसी को उत्तम बनाती है, न नीचे ले जाती है। किन परिवारों में, वंशों में, उनके अणु में कुछ विशेषताएं आ जाती हैं तो वो अच्छा होता है, उसको नीचता से या उच्चता से नहीं देखना चाहिए। खैर, ये भगत सिंह जी का विचार था कि वो उन्होंने हर तरह की जो डिस्पैरिटीज थी, जो फर्क था, उसको खत्म करने की कोशिश करी, ऐसा उनका विचार था। और भगत सिंह के विरोध में कौन थे? एक वो जिन्होंने उनको लेफ्टिस्ट बना दिया। एक किताब कही जाती है उन्होंने लिखी, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, जिसको ये साबित नहीं होता कि उन्होंने लिखी थी, चलिए, मगर भाई रणधीर सिंह गए और उन्होंने उनको दोबारा बैप्टाइज कराया, उन्होंने दोबारा उनको सिक्खी समझाई और उन्होंने सिक्खी मानी। चलिए, वो सिख नहीं भी थे एक मिनट के लिए, या उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया, जो आजकल अक्सर लोग नहीं कर रहे, उन्होंने भी नहीं किया, केस नहीं रखे, इससे भी वो लेफ्ट नहीं हो जाते, लेफ्टिस्ट नहीं हो जाते, दक्षिणपंथी, वामपंथी कुछ नहीं हो जाते। दूसरा, भगत सिंह जी पे या उनके साथियों पे किनके आंख की किरकिरी थे, मोहनदास एंड कंपनी, क्योंकि वो जेल की काल कोठरी में वीर सावरकर की तरह उनके ऊपर अत्याचार हुए। वो कोई प्रिजन टूरिज्म में नहीं जा रहे थे, कोई आगा खान में जा रहा है, कोई डागा खान में जा रहा है, उन्होंने जेल भुगती। और ये उसी अंग्रेजों के एजेंटों की आंख की किरकिरी थे। और आज कुछ अपने को सिख बताते हैं और भगत सिंह के विरोध में बोलते हैं, ये उन्हीं एजेंटों की तरह बात कर रहे हैं। उनके लिए भी भगत सिंह दुश्मन था, इनके लिए भी है। चलिए, अपना अपना विचार है। तो क्योंकि भगत सिंह कहीं भागे नहीं, उधम सिंह कहीं भागे नहीं, किसी कार में छुप के भागे नहीं, मुकाबला किया, सरेंडर किया, जो उनको उस समय उचित लगा। चंद्रशेखर जी ने मुकाबला किया, भगत सिंह जी ने वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं करी और ना अपने प्लान में ऐसे रखा। पीछे एक वीडियो में देख रहा था, एक ध्रुव राठी जी का, उनके वीडियोस बड़े ज्ञानवर्धक होते हैं। उन्होंने भी ये बताया कि भगत सिंह एक
इंटेलेक्चुअल जी थे, ना कि ट्रिगर हैप्पी, यानी वो कोई स्थितियां ऐसी थी कि वो करना पड़ा। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। वो सोशलिस्ट थे, यहाँ तक भी एग्री करता हूँ, मगर सोशलिस्ट होने से एथिस्ट नहीं हो जाते। ये इसमें मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा। कई बार सारा ज्ञान हर चीज़ का इतनी एक्यूमुलेशन नहीं होती, इतना वो नहीं होता कि वो किताब खुद डाउटफुल है वो उन्होंने लिखी थी या नहीं, और उसके बाद उन्होंने केस रखे थे जेल में। तो ये बात मैं उनको जानता नहीं हूँ, परंतु बहुत अच्छे वक्ता हैं। कई बातें उनकी बहुत अच्छी होती हैं, कईयों से मैं एग्री नहीं भी करता। खैर, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो आज भगत सिंह को और कौन बुरा कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं? ये वो गद्दार कह रहे हैं जिनके बड़ों ने अब्दाली को बुलाया, या जनरल डायर को सम्मानित किया, सिरों पे दे। खैर, इन्होंने, जिसकी मैं अब्दाली वाला कह रहा हूं, ये कुकर्म तो उनके सिर पे नहीं है, हालांकि अब्दाली वाला है उनके सिर पे। तो जो जनरल डायर को सम्मानित करता है, क्या वो सिख हो सकता है? वो सिख है ही नहीं, उसका खून सिख नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए, पहले मैं कहता था, अभी बात हो रही थी, कोई कह रहा था इनका मतलब इनका डीएनए डाउटफुल है। मैं कहता डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ये सिख नहीं है। और आज उन्हीं के औलाद आके बातें करती है सिखी की। और उसी तरह से जैसे डायर की नजरों में सब क्रांतिकारी आतंकवादी थे, इसी तरह इनकी नजरों में भी भगत सिंह आतंकवादी थे। कौन कह रहा है? इस बड़ी डिबेट की शुरुआत किसने करी है? उस आदमी ने करी जिसके बुजुर्गों ने जनरल डायर को सिरोपा दिया, जो कहता है सिखों को मर जाओ जाके, फलाने के झगड़े में तुम जाके अपने बच्चे मरवा लो। अरे तू अपना बच्चा मरवा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक आईपीएस अफसर, भगोड़ा आईपीएस। खैर, अब इससे अगर हम आगे बात करें तो भगत सिंह के बारे में कहना बड़ा आसान है, भगत सिंह बनना बहुत मुश्किल है। तो जो आज भगत सिंह को बुरा कह रहे हैं, या तो वो हैं जो अंग्रेज़ों के टुकड़ों पे पलते थे, डायर को सिरों पे देते थे, उनकी औलादें जो शायद आज भी वहाँ से कुछ ले रही होंगी, या वो जिन्हें ये बता दिया गया। अगर वो सोशल जस्टिस की बात करते थे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तो क्या सोशल जस्टिस सिक्की के खिलाफ है? तो सिख के खिलाफ कैसे हो गए? उसे गद्दार कैसे कह सकते हो जिसने सोशल जस्टिस की बात करी? वो तो पूजनीय है। और एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया जहां सिखों का नाम, एक तरफ तो दुनिया में ऑक्सीजन लंगर से लेकर सब लगा रहे हैं। अब लंगर भी दो तरह के हो गए हैं। लंगर किसके लिए होता है? वो जो गुरु घर में आस्था रखता हो, चल के आया हो। दूसरा आस्था नहीं भी रखता मगर वो मजबूर है, तो वो आके लंगर खाएगा। लंगर देने हम किसी के घर नहीं जाएंगे। हाँ, उसके पास लंगर देने जा सकते हैं, या कोई अपना लंगर ले जा सकता है परिवार के लिए जो आया यहाँ पे श्रद्धा रखता है, या उसके लिए ले जा सकते हैं जो बीमार है। मगर यहाँ पे तो लंगर भी तुष्टीकरण में दिए गए एक मजहब विशेष को। तो परंतु फिर भी कोविड में बहुत लंगर लगाए दुनिया भर में, बहुत सरकारों ने उसको सराहा, मगर उसका सिख को ऐसे जाना जाए, ना कि तुष्टीकरण वाला लंगर वाला, या भगत सिंह को बुरा कहने वाला।
बहुत से लोग मेरे मित्र जो सहजधारी थे, सहजधारी हैं, कहते हैं ऐसा माहौल है कि हमारे को विशेष करके विदेश में गुरुद्वारों में जाने में अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा माहौल क्यों है? गुरु घर सबके लिए खुला है। बहुत से अगर कभी मेरे साथ बैठेंगे, लोग सिक्खी को अपनाना चाह रहे हैं, केसाधारी होना चाह रहे हैं, मगर उनको वो माहौल दीजिए। ये ठीक है कि पिछले मुगल काल रहा या उसके बाद ये दूसरी एक मुगलों की ही एक पार्टी आ गई जिसने कई साल भारत पर राज किया, सिखों को उसमें न्याय नहीं मिला। तो न्याय लेने का तरीका है, मिलेगा। पहले तो हमें ये तय करना है कि न्याय क्या हुआ, फिर वो कैसे मिलेगा। ये मिल बैठ के आराम से बात होगी, तलवार लहरा के ये बात नहीं होगी। और अगर तलवार लहरानी है तो वो खालिस्तान की बात करते हो, वहां पे हक मिलेंगे। अच्छा, तो फिर करिए शुरुआत लाहौर से। चलिए, अब विशेष तौर पे जो आजकल बात चल रही अमृतपाल की, अमृतपाल का भारत आना, मैं इस बात को नहीं मानता कि पहले उसने बाल रखे थे, नहीं रखे थे, क्या था। ठीक है, महाराज वाल्मीकि हों या बहुत सारे लोग हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, ठीक है, ये उसमें कोई, मैं उसको वो नहीं मानता जी उसने पहले क्या किया था। हालांकि उसको भी देखना पड़ता है, पर वो आखिरी पैमाना नहीं हो सकता। यदि वो इतनी बात करते कि मैं नशा दूर करना चाहता हूँ, सिक्खी की बात करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात थी। ना केवल सिख परंतु पूरा भारत और पूरी मानवता उनको प्रणाम करती, मैं भी करता। परंतु उसके साथ अपने ही इशू को डाइल्यूट कर देना और फिर आगे जो हो रहा है आपके सामने है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब पता नहीं वहां की सरकार क्या कर रही है। 80-90 हज़ार पुलिस एक आदमी को नहीं पकड़ रही या पकड़ सकती, पता नहीं, ईश्वर जाने क्या है, या पकड़ा ही गया है मगर पता नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है। परंतु इससे नुकसान हो रहा है देश को, पंजाब को, सिक्खी को, मानवता को, क्योंकि सिक्खी और मानवता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बातें बहुत हैं। आज का दिन जो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर साल बताया जाए, ये सरकारों का दायित्व है। और सरकारें अपने से नहीं चलती, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, सरकारों को चलाना पड़ता है, और वो मैंने और आपने, हमारा दायित्व है चलाना। तो हम ये मांग करते हैं इस छोटे से मंच से, और हर कोई मांग करे कि दिल्ली में उनके नाम से एक स्थान हो, एक म्यूजियम हो। दुनिया भर के यहाँ पे वन और घाट बना रखे हैं, वो नाम, उनके नाम पे भी कुछ हो जाए। और हर साल, एक बार नहीं, हर साल उनके नाम से पोस्टल स्टैंप निकले, क्योंकि अब पोस्टल स्टैंप के अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हम सरकार से मांग करते हैं, और सरकार में इस सरकार को कम से कम कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कोई वो सरकार नहीं है जो उधम सिंह और भगत सिंह या नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को मरवाने में या तो भागीदार थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। नेताजी
के बारे में जो बताया जाता है कि फलां ब्लास्ट हो गया और वो जहाज़ उड़ गया, ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ये अभी तक प्रूव नहीं हुई। परंतु अगर हम ये मान लें कि उस दिन विमान हादसा हुआ और उसमें नेताजी नहीं रहे, तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, और यदि वो बच गए तो इतने साल तक क्यों नहीं आए? कौन सी ताकतें थीं जो रूस को और किस किस को चिट्ठियां लिख रही थीं कि जंगी कैदी को ना आने दिया जाए? आज आपका समय ज़्यादा ले लिया और फिर मैं दोबारा उसी बात पे आता हूँ जो भगत सिंह सोशल जस्टिस की बात करता था। उस भगत सिंह को प्रणाम, और उसको सिख नहीं था या पागी था और क्या कहना गद्दार था, इस तरह के शब्द ये सिरोपा गैंग वाले कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की जो सोशल जस्टिस है, गरीब के घर में खाया और अमीर के नहीं। भाई लालो का किस्सा सबको पता होगा, जो उनको नहीं पता होगा नेट पे देखें। एक कोई मलिक साहब थे बहुत बड़े और भाई लालो जी थे। ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा आप एक गरीब के घर पे खा रहे हो, मेरे घर पे नहीं खा रहे, तो उनका कहना था तेरी रोटियों में खून है, उसकी रोटियों में दूध है। तो ये फ़र्क हमें समझना चाहिए। तो जो सोशल जस्टिस की बात कर रहा है उसको पढ़ना। अगर आप अपने नज़रिए से सिख की डेफिनेशन देते हैं और उसमें भगत सिंह ने क्योंकि उस समय केस नहीं रखे थे वो नहीं आता, तो ये जितने आज अलगवाद की बात कर रहे हैं जो सिक्खी के ठेकेदार बने हुए हैं, उनमें से भी अधिकतर ने नहीं रखे हुए। और भगत सिंह ने भाई रणधीर सिंह जी के कहने पे सिक्खी अपनाई थी। बहुत से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हैं, बहुत से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो आज भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को समर्पित ये वीडियो। एक बात और बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि बी.के. दत्त, जिनके नाम से एक बी.के. दत्त कॉलोनी है, शायद उसी बी.के. दत्त कॉलोनी में वो बीमार पड़े हुए थे। सरकारों को कोई ध्यान नहीं था, और उस वक्त की तो वैसे भी भारत विरोधी सरकार थी। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह ने उनके लिए ज़रूर कुछ करा, उनकी माता जी के लिए। शायद वो उस समय मुख्यमंत्री थे। परंतु उसके अलावा सरकारों ने जिस निर्दयता से उनको छोड़ा, उस परिवार को छोड़ा, ये बहुत निंदनीय है। और ये वो उस नफरत का हिस्सा है जो इस पार्टी की भगत सिंह और उधम सिंह की तरफ थी। एक तो उनका राष्ट्रीय सोच रखना, और दूसरा उनके नाम के आगे सिंह लगना। ये दोनों उस जमात को जो उस समय पावर में थी, कांग्रेस जमात को नागवार गुजरा। और जब बी.के. दत्त जी की बात हो रही है, जब बी.के. दत्त जी ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट थे, तो उनके पास सिर्फ 2 लोग होते थे। एक भगत सिंह की माता और एक उनकी बहन जो उनकी सेवा करती थी। तो ये सच्चाई है। तो भगत सिंह को प्रणाम, और वो सिरोपा सम्मान डायर को देने वाले को, और उसकी, चलिए अगर उसके बड़ों ने गलती कर ली उसके लिए माफ़ी मांग लेता, मगर ये ढीठ आदमी उस पर भी अड़ता है। हमें अगर अधिकार चाहिए और हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो केवल सिखों के अधिकारों का हनन नहीं हुआ, एक
तंत्र था जिसने सबका शोषण किया। ये नहीं कि उसमें ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ या दलितों का नहीं हुआ, दलितों का तो बहुत ज्यादा हुआ, सिखों का बहुत ज्यादा हुआ, ब्राह्मणों का हुआ, सबका हुआ। अगर हम कहें वो ब्राह्मण सरकार थी जो बार बार कहा जाता है, तो ये बता दूं कि क्या नाम था उसका, मोमिना बेगम, जिसे नहीं सॉरी इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, उसी इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पे गोलियां चलवाई थी। साहस बढ़ता गया और इस तरह के कुकर्म होते रहे। तो हमें दुश्मन असली पहचानना है, किसी बहकावे में, किसी उसमें नहीं। भारत हमारा है, हम भारत के हैं, और अगर यहाँ पे कोई हनन हुआ है, अगर भी नहीं हुआ है, उसको हमको कैसे लेना है ये हमें आना चाहिए। दो भाइयों में भी माँ चाहते हुए भी कई बार रोटी का टुकड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, और यहाँ तो रोटी कम थी। वो एक जिहादी, क्या नाम यार, इसके लिए मेरे मुंह से जिहादी क्यों निकलता है, जवाहरलाल एक इंडस वाटर ट्रीटी कर गया, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दे गया, पंजाबिस्तान को दे गया, और अब बाकी पीछे पानी बचा नहीं, 20% में झगड़े हुए। तो कौन जिम्मेदार है? पंजाब का पानी कौन पी गया? वो पी गया जिसका रिश्तेदार, जैसे ये मोहम्मद इकबाल कहते हैं, जो पोएट पाकिस्तान का कहलाता है, जिसका रिश्तेदार था ये जवाहरलाल जिहादी लाल जो भी नाम था इसका। तो हमें वो पानी नहीं देना, क्योंकि वो पाकिस्तान कहता है तुम्हारा खून भी पीऊंगा और पानी भी पीऊंगा। और इस बात के लिए कई वर्षों से हम बराबर ये मैसेज दे रहे हैं जनता को भी, सरकारों को भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इनका उस पर अधिकार नहीं बनता, जितना इन्होंने फालतू ले लिया उसकी रिकवरी करनी है, पैसा लेना है उनसे, मुफ्त का पानी थोड़ी ना देंगे हम। और अभी सरकार कुछ कदम उठा रही है इनका पानी रोकने के लिए। हमें वहाँ की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जितना इनके जनरलों के खेतों में पानी इस्तेमाल होता है वो होता है, बाकी समुद्र में फेंक देते हैं, हमसे भी लेते हैं। यानी हम ना ले पाएं, हमारे यहाँ पानी की कमी हो, बिजली महंगी हो, और उधर लेके समुद्र में फेंक दो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सिंधियों बलूचियों को मिले पानी, क्योंकि वो तो पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं पंजाबिस्तान है, और उसके भी 4-6 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जो पाकिस्तान में भी, अगर पंजाब में भी बात करें तो बावलपुर या मुल्तान या झंग को भी वो सेकंड क्लास मानते हैं, और बाकी मुहाजिर हो गए, बलूच हो गए, सिंधी हो गए, वो 3rd क्लास, और जिसके ऊपर कब्जा जमा रखा है पीओके वो 4th क्लास। ये हालत है वहाँ की। पानी हमारा लेते हैं, आंख भी हमें दिखाते हैं। तो जिस दिन ये संधि टूटेगी क्या मतलब, इसमें हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक दान दे रहे थे, बंद कर दिया दान देना, बात खत्म। और अगर आप अधिकार की बात करते हैं, आपका अधिकार था तो वो था ही नहीं, और फिर उसकी हमें पेमेंट चाहिए। अगर इसको दान समझ के शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी तो आपका बंद है। और फिर पंजाब के खेतों में, हरियाणा के खेतों में, उत्तर प्रदेश के खेतों में, राजस्थान के खेतों में पानी आएगा। जो जल स्तर नीचे बैठ रहा है वो ऊपर आएगा। एक ही काम करना है कि पानी नहीं देना। बात आज भगत सिंह जी से शुरू हुई, कुछ लंबी भी हो गई क्योंकि विषय बहुत है, समय कम है। तो आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगत सिंह जी के नाम पे, यहाँ पे राजगुरु जी के नाम से एक सुखदेव जी के नाम से घाट होना चाहिए, वन होना चाहिए। धन्यवाद।